नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई कि जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी के ज़माने में उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि इसका नाम आप एचआरडी मिनिस्ट्री कर दीजिए, इससे ज़्यादा भला होगा देश का। नरसिम्हा राव पहले एचआरडी मिनिस्टर थे और निशंक साहब रमेश पोखरियाल निशंक आखिरी साबित हुए। और इस नई शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, ऐसा सरकार ने दावा किया है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अपनी मातृभाषा है उस पर जोर दिया जाएगा शिक्षा देने के मामले में। हम इसकी तकनीकी और दूसरी बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कोई यूपीएससी की कोचिंग का वीडियो नहीं है। हम इसके सियासी, सामाजिक और भविष्य में क्या असर पड़ेंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, उसमें जो उनकी मदर टंग होगी उस पर जोर दिया जाएगा। वैसे जो हमारे यहाँ होता है, अब भी जो बच्चे हैं वो ABCD ही छठी क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं और बड़ा उन्हें बड़ी परेशानियों, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, जो CBSE, ICSE या दूसरे बोर्ड से पढ़कर आते हैं, उनके सामने मुकाबला करने में उन्हें बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये जो नई शिक्षा नीति है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी लागू होगी या सिर्फ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर ये तमाम प्रयोग किए जाएंगे। ये जो अंग्रेज़ी है उसका जो ग्लैमर है वो सबसे बड़ी USP होती है इन प्राइवेट स्कूल्स की। आज हिंदुस्तान के गांव-गांव में, कस्बों में, सब जगह पर कुकरमुत्तों की तरह ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल खुले आए हैं, जो किसी साइंस के नाम पे, किसी और के नाम पर होते हैं। और इसमें माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाकर। वो हर तरीके से प्राइवेट स्कूल में लुटने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि सरकारी स्कूल में उन्हें तमाम चीज़ें मुफ्त चाहिए। आज आलम यह है कि जिसकी ज़रा सी भी आर्थिक स्थिति बेहतर है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। यहाँ तक कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं या दूसरे सरकारी जो स्कूल हैं इंटरमीडिएट वगैरह के, उनके बच्चे, उनके जो टीचर हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। वो तमाम जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे देश में जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त संसाधन हैं। वो चाहें तो उनके सामने टिकने की कोई ज़रूरत ना कर पाए प्राइवेट वाला, चाहे भले वो कितने दावे करें कि इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन ये जो तमाम इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं ये मैनेजमेंट की सियासत और जो मास्टरों का निकम्मापन है उसके चक्कर में तबाह हो गए हैं। ये जो तमाम इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं इनकी बेहतरी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास जो इसे चलाते हैं इतने संसाधन हैं, इतनी शानदार इमारतें हैं, और ये ज़्यादातर जो कस्बे हैं या शहर हैं उनकी प्राइम प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ पर ये स्कूल होते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले इनका मुकाबला नहीं कर सकते और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन है उसके लिए प्राइवेट स्कूल वाले कुछ नहीं करते हैं। महज रस्म अदायगी के लिए, खाना पूर्ति के लिए वो ज़रूर कुछ अपने यहाँ दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आते हैं। दरअसल उनका मकसद तो यही होता है कि किसी भी तरीके से सरकार से जो कुछ एड वगैरह मिल सके वो ले लें। इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो किसी भी तरीके से ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा दें। कुल मिलाकर गरीब के बच्चों को सरकार चाहती है कि वो अंग्रेज़ी से दूर रहें और उनके खुद के जो बच्चे हैं वो तो विलायत में जाके पढ़े, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो विद्यालय हैं उनमें पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम की या दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनसे जो पढ़ने वाले हैं उन्हें बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, ख़ासतौर से जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके फील्ड में। और इसके अलावा बहुत सारी बातें, सोशल साइंस की जो पढ़ाई है उसका एक मजाक बना दिया गया है, जबकि असल पढ़ाई तो सोशल साइंस की होती है। साइंस की पढ़ाई का तो एक अलग ही क्षेत्र होता है, लेकिन सोशल साइंस पर जिस तरीके की सरकार ने लापरवाही बरती है उसकी कोई हैसियत नहीं बची है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती है। और जिस तरीके उसकी पढ़ाई होती है, जिस तरीके से उसके एग्ज़ाम होते हैं, सभी कुछ भी लिखकर पास हो जाते हैं, तो उस पर क्या ये नई शिक्षा नीति में कोई तवज्जो दी जाएगी? उदारीकरण के दौर से पहले जो नौजवान लड़के लड़कियां होते थे उन्हें ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाया करती थी। उसके बाद ये खेल शुरू हुआ है MBA का, और MBA के नाम पे जो नाटक हो रहा है, MBA करने वाला कुछ नहीं जानता।
ये बात अलग है कि उसके पास मोटी मोटी अंग्रेज़ी की किताबें आ जाती हैं और वो कोट पहन के टाई लगा के चला जाता है। माँ बाप भी खुश रहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। उसके बाद फिर लग जाता है वो लाइन में और उसके पास कोई भी तजुर्बा नहीं होता है। उससे ज़्यादा तो एक दुकानदार का बेटा, एक बनिए का बेटा अपनी माँ के पेट से MBA का इल्म लेकर पैदा होता है। बस MBA के नाम पर पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। और यही वजह है कि आज जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे BTech के हों, MBA के, वो परेशान हैं। वो चाहते हैं कि वो उन्हें 12+ जो एजुकेशन है उसमें कन्वर्ट कर दें। इसके अलावा पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है? BTech के बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। BTech करने वालों को 2-4 हज़ार रुपये की नौकरी भी नहीं मिलती है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो जाते हैं तो उनका मकसद दूसरा होता है कि कैसे यहाँ से IITs वगैरह से पास होकर चले जाएं, विदेश में जाकर नौकरी कर लें मल्टीनेशनल कंपनीज में, या फिर वो समाज की सेवा करने के लिए IAS बन जाएं। वो तो लगे रहते हैं IRS के बाद IPS, IAS या कोई भी नौकरी है, आखिर में उनका मकसद होता है कैसे IAS बन जाएं समाज की सेवा करने के लिए। और इसके अलावा मेडिकल में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, सीटें नहीं हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाने की हिम्मत तो अच्छे के बस की बात नहीं है, जितनी ज़बरदस्त में फीस जाती है। या फिर पैसे वालों के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को भेज देते हैं कोटा कोचिंग करने के लिए। तो इस देश का वैसे भी जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर से मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, तो शिकार हो गया है। तो कोटा जो रिजर्वेशन वाला कोटा है, दूसरा जो कोटा जहाँ पे कोचिंग होती है, दोनों जगह की मार उसको पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके तो बच्चे PCM और PCB के चक्कर में फंसे रहते हैं। CBSE में तो वो बायोलॉजी और मैथ दोनों लेकर पढ़ते रहे हैं। अब शायद इस वाली जो नई नीति है इसमें ऐसा हो कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बच्चे भी दोनों ही जगह पढ़ सकें। और इसके अलावा B.Ed वगैरह जो करते हैं, पैसे खर्च करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिलती है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं उनकी डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए। किसी के पास ना ग्रेजुएशन की डिग्री है, ना PG है, ना B.Ed है, बस हाई स्कूल इंटर पास करके बस वो जो किसी दुकानदार ने स्कूल खोल लिया है उसके साथ आपका ताउन होना चाहिए, आप वहाँ पे जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर तो जो 12वीं क्लास करके आते हैं शिक्षा में, तो उनको फ़ायदा है। इसके अलावा नेट के नाम पर मजाक किया जाता है। आपने जब किसी से ये टेस्ट पास करवा लिया तो ठीक है, उन्हें कम से कम उन्हें हक दे दो कि भाई वो पढ़ा लें जाके प्राइमरी स्कूल में और इंटरमीडिएट में। अब कुछ लोग कह सकते हैं नहीं साहब, उनके पास जो है वो B.Ed, JBT, BTC जैसी जो है वो प्रोफेशनल डिग्रियाँ नहीं होती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर पढ़ा नहीं सकते। तो भैया जिनके पास ये डिग्रियाँ होती हैं जो प्राइमरी वगैरह में पढ़ाते हैं, तो फिर एक टेक्नोलॉजी पत्रकार कैमरा लेके पहुँच जाता है, या कोई साहब जो नया आया है IIT से इंजीनियरिंग कर IAS बन गया, वो जाके पूछता बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बिहार का गवर्नर कौन है। बेचारा टीचर होता है जिसमें खास ज़्यादातर महिला भी होती है, नहीं बता पाती है, तो फिर क्या आपको क्या हक है पूछने का। वो तो बाकायदा डिग्री लेकर आया है, इम्तिहान पास करके, और जितनी भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है वो उस पर खरा उतर रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि डिग्रियाँ ही सब कुछ है, तो फिर आप उनके साथ जाके बदतमीजी मत कीजिए। अदरवाइज़ आप ये जितने सारे जो लड़के लड़कियाँ इतने बेरोज़गार हैं, जिनके पास जो नेट क्वालिफाइड हैं, जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन्हें दे दीजिए। अब B.Tech वालों के लिए आप कहते हैं कि वो चपरासी की नौकरी के लाइन में आगे लगे हुए हैं, तो इससे बेहतर ना होगा कि B.Tech वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे आप 5वीं से लेकर 8वीं तक, 8वीं से लेकर 12वीं तक जो भी है उनसे गणित ही पढ़वा लो, उनसे विज्ञान ही पढ़वा लो। दरअसल शिक्षा नीति जो होती है वो प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक ही होती है। इसके बाद जो उच्च शिक्षा के स्तर पर जो सुविधाएँ दी जाती हैं, तो सिस्टम का जो फ़ायदा उठाने वाले, इसको निचोड़ने वाले या जो मौका परस्त हैं, वही इससे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। पहले भी होता रहा है। जो बोर्ड्स के जो नंबर होते हैं, यूपी मसलन उत्तर प्रदेश बोर्ड में किसी ज़माने में 80% पे यूपी टॉप हो जाया करता था, और वहाँ CBSE में तो वहाँ शुरुआती है 90% से शुरू होती है, CBSE का 98%, 99%, और जो स्टेट बोर्ड से उसमें कम होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ग्रेड सिस्टम लागू किया जाएगा, और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, पड़ोस की आंटी उन्हें बदतमीज़ी से फुर्सत नहीं है, कौन सा फ़र्क पड़ेगा। अब तक पूछती थी वो कि 90% आए आपके बच्चे के, अब पूछने लगेंगी आपके बच्चे को ग्रेड कौन सा मिला है। क्या इस नई शिक्षा नीति में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसके ऊपर सारे मास्टर कमा खाते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, तमाम इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, सारी जो धांधलेबाजी होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये प्रैक्टिकल्स के नाम पर और इंटरनल एग्ज़ाम के नाम पर होती है, क्या ये बंद होगा? ये कतई बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरकार है इस वक्त की, वो तो वैसे भी सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है।
और तमाम सुविधाएं जो हैं वो अध्यापक को हैं, प्राइमरी का टीचर है वो उसकी बड़ी तनख्वाह है, और बच्चों के लिए तो बैठने के लिए सीट तक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और बेचारे मास्टर साहब भी क्या करें, प्राइमरी के जो मास्टर साहब हैं वो बेचारे मिड डे मील पकवा रहे हैं, वो पोलियो की दवा पिलवा रहे हैं, वो वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सस्ता है रहना, खाना, हॉस्टल, मैस फीस। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये सुविधाएं केवल चंद बड़े शहरों में या ऐसे लोगों को जो वहाँ पे पढ़ते हैं, खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुखालिफ बोलते हैं, उन्हें ही नहीं होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कस्बे में, हर शहर में जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, उन तमाम में इस तरह की हॉस्टल्स की और मैथ्स की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पर हिंदुस्तान के बच्चे सही से पढ़ सकें, सही से खा सकें और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सकें। कायदे से तो नीति जो बननी चाहिए वो नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक बननी चाहिए, और तमाम चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए। किताबें और आपकी जितनी ड्रेस है, किताबें हैं, जूते हैं, मिड डे मील हैं, तमाम की होनी चाहिए, और सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। बस एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर ऐतराज़ होगा, लोग आ जाएंगे बड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति की, राष्ट्र की, हिंदी की और तमाम बातें करने लगेंगे, और उनमें 99.9% के बच्चे पड़ोस के किसी सेंट फलानी और सेंट हिमा के नाम के स्कूल में पढ़ते होंगे। इन्हें बड़ा गुरूर होगा कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन हाँ वो चाहते, ये हिंदुस्तान की फितरत है, वो चाहता है कि खुद का बेटा तो बड़ी जगह पढ़े, बड़ी नौकरी करे, और जो पड़ोसी का बेटा है वो घास ही खोदता रहे। ये हिंदुस्तान की जहनीत है, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान है, इसमें कोई नई और अनोखी बात नहीं है। हर बच्चा देश का है और हर बच्चा ईश्वर का है। उदारीकरण से पहले जो गैर बराबरी थी काफ़ी हद तक कम थी। कुछ बहुत कम ऐसे स्कूल थे जो कॉन्वेंट स्कूल थे या जो मिशनरी चलाती थी, उसमें बच्चे पढ़ते थे, या कुछ जो बड़े इंडस्ट्रीज़ के बच्चे थे या कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स के बच्चे थे और दूसरे थे, वो बाहर पढ़ने चले जाते थे। लेकिन शहर का सबसे बड़ा आदमी और शहर का जो सबसे छोटा आदमी था, उसके बच्चे, दोनों के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे। लेकिन उदारीकरण के बाद कदम कदम पर गैर बराबरी का एक आलम सा पैदा हो गया है। आज तकनीक ने तमाम जो अंतर है, तमाम जो फ़र्क है, उन्हें पाटने का काम किया है। आज आप इंटरनेट पर जाके कुछ भी पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की रिसर्च पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे येल है, ऑक्सफर्ड है, हार्वर्ड है, जितनी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उनके लेक्चर आप यूट्यूब पर जाके सुन सकते हैं। तो ये सरकार के चंगुल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रयास के बल पर आगे बढ़ने का भी वक्त है। आप अपने आप को बांझिए और आने वाले वक्त के लिए खुद को बेहतर बनाइए। एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का मकसद देश की और देश के जो नौजवान लड़के लड़कियां, बच्चे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी सियासी पार्टी के मंसूबों को पूरा करने के लिए। हम इस बात को समझें कि आज का जो वक्त है वो अंग्रेज़ी का वक्त है, वो तकनीक का वक्त है, और तमाम जो नए तरीके के जो प्रयोग हो रहे हैं उसका वक्त है। हम इनसे मुंह छुपाकर, मुंह मोड़कर वक्त के साथ नहीं चल सकते। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार जो नीति बना रही है उसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं, वो हम पे थोप देगी, लेकिन हमें अपने स्तर से हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे हम खुद का और खुद के बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकें। नमस्कार, जय हिंद।